अगर तुम हमेशा से ओवरवेट हो और चाहते हो कि भाई साहब बस एक बार एब्स दिख जाए और शोल्डर्स में स्ट्रिएशंस दिखे, तुम कॉन्फिडेंटली टी शर्ट निकाल सको, लेकिन प्रॉपर रोड मैप एंड कंसिस्टेंसी ना होने की वजह से तुमने इस गोल को अभी तक कभी भी हासिल नहीं किया, तो चिंता मत करना। इस वीडियो के अंदर हम लोग पूरा रोड मैप डिस्कस करेंगे और ऐसे टिप्स भी दूंगा जिसकी वजह से तुम कंसिस्टेंट भी रह पाओगे। सबसे पहले हमें ये डिसाइड करना होगा कि तुम्हें एग्जैक्टली कितना बॉडी फैट परसेंटेज चाहिए और तुम्हें कितने मसल्स चाहिए, लाइक मसल्स की क्वांटिटी कितनी चाहिए। क्या तुम्हें स्टेरॉइड्स लेकर क्रिस बर्नस्टेड की तरह ओलंपिया पे चढ़कर कंपीट करना है, या तुम्हें बस एक एस्थेटिक फिजिक चाहिए। फॉर एग्जांपल ये फिजिक आई थिंक मोस्ट ऑफ द लोगों के लिए थोड़ी ज्यादा हो जाएगी क्योंकि इनका बॉडी फैट परसेंटेज ऑब्वियसली सिंगल डिजिट में है और ये बस अभी डायरेक्टली यहाँ से उतर कर कंपीट करने के लिए जा सकते हैं। इसलिए मुझे नहीं लगता है कि तुम लोग इस तरह की फिजिक अचीव करने की कोशिश कर रहे हो जिसके अंदर तुम्हारा बॉडी फैट परसेंटेज अनहेल्दी जगह पर हो, बहुत कम हो और तुम्हें बहुत ज्यादा मसल्स बनाना है ताकि तुम कंपीट करके आईसीएम में प्रो कर ला सको मेरी तरह। इसलिए पहले से ही ये चीज दिमाग के अंदर रखना कि ऐसा गोल तुम्हारा नहीं है। इसलिए अगर तुम्हारी ऐसी बॉडी ना भी बने तो भी तुम्हें कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अब दूसरा गोल कुछ इस तरह का दिख सकता है एंड कई सारे लोगों को इस तरह की बॉडी के अंदर भी सेटिस्फेक्शन मिलता है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम ऐसी बॉडी बनाकर सेटिस्फाइड रहो। ये अच्छी बॉडी है, हेल्दी बॉडी है, अराउंड 16-17% हो सकता है इसका बॉडी फैट, तो फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये बस अभी थोड़ा सा ब्लोटेड है, लाइटिंग उतनी अच्छी नहीं है इसलिए थोड़ा फ्लफी दिख रहा है, लेकिन हाँ इससे ज्यादा अच्छी कंडीशनिंग एंड मसल मास तुम डेफिनेटली हासिल कर सकते हो। इसलिए गोल्स इतने भी कम मत रखना कि तुम बहुत इजीली उसे हासिल कर सको। स्पाइडरमैन के अंदर टॉम की जिस तरह की फिजिक थी, मुझे ऐसा लगता है कि मोस्ट ऑफ द लोगों के लिए ऐसे फिजिक परफेक्ट होगी क्योंकि इसमें इसके एब्स अच्छे खासे दिख रहे हैं, चेस्ट में सेपरेशन है, शोल्डर्स भी अच्छे हैं, बाइसेप ऑल्दो अभी कुछ ज्यादा ही ठीक ठाक लग रहे हैं, लेकिन आई थिंक कि ये जब बाइसेप्स को फ्लेक्स करते होंगे तो फिर बाइसेप्स अच्छा खासा दिखता होगा। ऐसा नहीं है कि बहुत लीन है ये, इनकी फिजिक अच्छी है और मोस्ट ऑफ द लोग इस तरह की फिजिक को बहुत इजीली हासिल कर सकते हैं। अगर हम लोग थॉर या तो फिर कैप्टन अमेरिका की फिजिक देखें तो फिर वो शायद मोस्ट ऑफ द लोगों के लिए अनअचीवेबल हो सकती है क्योंकि थॉर ने तो डेफिनेटली माल दिया होगा ऐसा मुझे लगता है, लेकिन हाँ इस तरह की फिजिक तुम हासिल कर सकते हो। इसलिए ऐसा कुछ गोल तुम अपने हिसाब से अपने लिए रख सकते हो। अगर तुम एक वेट लॉस जर्नी के ऊपर हो तो फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज तुम्हारे लिए अब ये बन जाती है कि तुम डेली का प्रोटीन टेक कंप्लीट करो और उसके लिए न्यूट्राबे का यीस्ट प्रोटीन तुम्हारी बहुत मदद कर सकता है। इस यीस्ट प्रोटीन की एक स्कूप के अंदर तुम्हें 25 ग्राम प्रोटीन मिलता है जो बहुत है, और इसके टेस्ट की तो क्या ही बात करूं, मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है इसका टेस्ट, मिक्सेबिलिटी भी अच्छी है। मैं तुम्हें ये रिकमेंड करूंगा कि तुम इसकी 2 स्कूप पूरे दिन में ले लेना ताकि 50 ग्राम प्रोटीन तुम्हारा बस इससे ही कंप्लीट हो जाए और फिर बाकी का प्रोटीन तुम अपने डाइट से पूरा कर सकते हो। और हाँ ये एक अच्छी क्वालिटी का प्रोटीन है क्योंकि मार्केट में कई सारे प्रोटीन पाउडर है जिसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती, इसलिए सबके ऊपर तुम भरोसा नहीं कर सकते, लेकिन न्यूट्राबे के ऊपर मैं भरोसा करता हूं। इसलिए मैं तुम सब लोगों को ये रिकमेंड कर रहा हूं कि तुम भी एक बार न्यूट्राबे के यीस्ट प्रोटीन को एक बार जरूर ट्राई करना। इसके लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और अगर चेकआउट करते समय तुम कोड प्रेम10 यूज करोगे तो फिर तुम्हें एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिलेगा। अब ये तो बस मैं एग्जांपल दे रहा हूं तुम्हें कि तुम्हें किस तरह की एक्सपेक्टेशंस रखनी चाहिए। एक बार तुम इस तरह की एक्सपेक्टेशंस रखना सीख जाओ कि ठीक है भाई डेविड लेड की तरह भी तुम फिजिक बना सकते हो, लेकिन उसका स्ट्रक्चर तुम कॉपी नहीं कर सकते। तुम्हारी फिजिक टॉम जैसी हो सकती है और ये बहुत इजी है, लेकिन कुछ लोगों को ऐसा लग सकता है कि इसके पास मसल्स कुछ ज्यादा ही कम है। इसलिए हाँ तुम मसल्स की क्वांटिटी थोड़ी ज्यादा इमेजिन कर सकते हो या तो फिर अपने फेवरेट एक्टर या तो फिर फिटनेस इन्फ्लुएंसर को देखकर ऐसा गोल रख सकते हो कि इसके जैसी मुझे फिजिक चाहे, तो फिर उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तुम्हें बस किसी तरह का गोल रखना होगा। अब हम आते हैं वर्कआउट के ऊपर। डोरियन यीट्स का वीडियो लगाया है मैंने, इसलिए इसे देखकर तुम्हारी आंखों में से खून निकलना चाहिए, वो आग जलनी चाहिए तुम्हारे दिल के अंदर कि तुम भी अच्छे से वर्कआउट करोगे और जिस तरह की फिजिक तुम्हें असल में चाहिए उसे तुम हासिल करके ही बैठोगे। इसलिए थोड़ा मोटिवेशन लेने में कोई दिक्कत नहीं है और अगर तुम इन जैसे लोगों को अगर एडमायर करोगे तो फिर वो भी तुम्हारे लिए अच्छा ही होगा, क्योंकि जब भी तुम ऐसे लोगों को देखते हो तो फिर तुम्हें लगता है कि नहीं भाई
अगर ये कर सकता है तो फिर मैं भी करूंगा। वर्कआउट के अंदर तुम्हारे पास दो तरह की वर्कआउट स्प्लिट है, पहली है पुश पुल लेग रूटीन और दूसरा है अपर लोअर स्प्लिट। अभी मैं करंटली अपर लोअर स्प्लिट फॉलो कर रहा हूँ क्योंकि मेरे फ्रेंड अशरफ ने मुझे रिकमेंड किया था। अभी करंटली इस चीज के ऊपर हम लोग कुछ ज्यादा ही एम्फेसिस डाल रहे हैं, हम लोग मतलब जो भी अच्छे अच्छे क्रिएटर्स है वो सभी लोग इस चीज के ऊपर एम्फेसिस डाल रहे हैं कि प्रोग्रेसिव ओवरलोड के ऊपर ध्यान देना चाहिए। रैप्स अगर कम होंगे, वॉल्यूम कम होगा तो चलेगा, बस प्रोग्रेसिव ओवरलोड एंड इंटेंसिटी अच्छी खासी होनी चाहिए। ठीक है, मान लो कि तुम्हें अपर लोअर स्प्लिट समझ नहीं आ रहा कि एक्सेल किस तरह से डिजाइन करनी है, तो फिर पुश पुल लेग कैसे डिजाइन करनी है, तो फिर तुम इजीली यूट्यूब पर जाकर पुश पुल लेग रूटीन सर्च कर सकते हो, तुम्हें पूरा रूटीन मिल जाएगा पुश पुल लेग का और अपर लोअर रूटीन का। अगर तुम चाहो तो फिर मैं भी तुम्हें बनाकर दे सकता हूँ, लेकिन हाँ, तुम्हारे पास ये दो ऑप्शंस है जिसको तुम बहुत इजीली बना सकते हो थोड़ी रिसर्च के साथ। पुश पुल लेग और अपर लोअर स्प्लिट, इन दोनों में से चाहे कोई सी भी तुम फॉलो क्यों ना करो, तुम्हें ये दोनों ही चीजें ध्यान रखनी होगी कि तुम्हें वेट्स ट्रैक करने होंगे। क्योंकि अगर तुम वेट्स ट्रैक नहीं करते, अगर तुम्हें नहीं पता कि आज तुमने जो चेस्ट की एक्सरसाइजेस की है उसके अंदर कितने वेट के अंदर कितने रेपिटेशंस तुम कर पाए हो, तो फिर दूसरे पुश डे के अंदर तुम कैसे ऐसा गोल रखोगे कि ठीक है मुझे बस थोड़े रेप्स इंक्रीज करना है या फिर थोड़ा वेट बढ़ाना है। तुम नहीं कर सकते क्योंकि इतने प्रिसिजन के साथ तुम चीजें याद नहीं रख सकते। इसलिए प्रोग्रेसिव ओवरलोड करने के लिए ट्रैक करना बहुत जरूरी है। जो मिस्टेक मैंने सालों से की है वो तुम्हें दोहराने की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज है इंटेंसिटी। इंटेंसिटी अगर तुम डोरियन येट्स जैसी ना रख सको तो फिर एटलीस्ट कोशिश करना कि उससे तुम थोड़ा सा छू सको। उनके जूती बराबर भी अगर तुम्हारी इंटेंसिटी होगी तो फिर वो भी तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि अगर तुम प्रोग्रेसिव ओवरलोड कर रहे हो, रैप्स अगर तुम कम परफॉर्म कर रहे हो, वेट्स के ऊपर ध्यान दे रहे हो, तो फिर उसके साथ साथ इंटेंसिटी भी मैटर करती है। क्योंकि तुम 6 या तो फिर 7 रैप्स लगा रहे हो, लेकिन अभी भी तुम्हारे अंदर अगर इतनी जान है कि तुम और 3 रैप्स लगा सकते हो, लेकिन जस्ट बिकॉज वेट बहुत भारी है, तुम्हें अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, सांसें फूल रही है, तो फिर इन सारे रीजंस की वजह से तुम छोड़ नहीं सकते। तुम्हें इंटेंसिटी इंक्रीज करनी होगी ताकि तुम्हारे मसल से ज्यादा जल्दी इंक्रीज हो। इसलिए इन दोनों ही चीजों के ऊपर अब ज्यादा ध्यान देना, प्रोग्रेसिव ओवरलोड एंड वर्कआउट इंटेंसिटी। अब बात करते हैं कैलोरी डेफिसिट की। इस वीडियो के अंदर हम लोग किस तरह का गोल रखना चाहिए, किस तरह का वर्कआउट स्प्लिट, डाइट एंड प्रोग्रेस किस तरह से ट्रैक करनी होती है, सभी चीजों के बारे में बात करेंगे। और इन सभी चीजों के बाद जो बोनस का सेक्शन होगा उसके अंदर हम लोग और भी ज्यादा अलग अलग तरह की मुश्किल योग के बारे में बात करेंगे, जिनको अगर तुमने अच्छे से क्रॉस कर दिया तो फिर तुम असल में जिस तरह की फिजिक तुम्हें चाहिए वैसे तुम हासिल कर पाओगे। इसलिए लिटरली इस पूरी कॉन्वर्सेशन के अंदर हम लोग स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सभी चीजें डिस्कस कर रहे हैं। इसलिए कृपया करके इसे लाइटली मत लेना जस्ट बिकॉज ये मुफ्त में तुम्हें मिल रहा है। इसलिए ध्यान से देखना और ध्यान से समझना। अब देखो, अगर तुम कोई भी एक डाइट फॉलो कर रहे हो तो फिर तुम्हें किसी तरह के एप्लीकेशन को यूज करना होगा, फिर चाहे वो हेल्दीफाई मी है या तो फिर माई फिटनेस पैल। इन एप्लीकेशन से बेसिकली होता ऐसा है कि तुम इसके अंदर जो भी चीजें तुम पूरे दिन में खा रहे हो वो सभी चीजें तुम इसके अंदर डाल सकते हो। और हाँ, तुम रोटी, दाल या तो फिर लड्डू भी डाल सकते हो, क्योंकि हेल्दीफाई मी स्पेसिफिकली इंडियंस के लिए बनाया है। माई फिटनेस पैल में शायद तुम्हें थोड़ी मुश्किलें फेस करनी पड़ सकती है। इसके अंदर तुम्हें पूरी लिस्ट अपलोड कर देनी है कि एक्जेक्टली तुम पूरे दिन में क्या क्या चीजें खाते हो, जिसकी वजह से तुम्हें कैलोरी का नंबर मिल जाएगा। तुम्हें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड फाइबर, ये सारी चीजें पता चल जाएगी कि तुम्हारे डाइट में ये सारी कितनी चीजें हैं। अगर तुम किसी रैंडम इंसान को जिम में जाकर पूछोगे कि पूरे दिन में तुम्हारी कैलोरीज कितनी हैं और प्रोटीन टेक कितना है, वो सोचेगा और फिर बोलेगा कि मैं भी शायद 100 ग्राम तो प्रोटीन में लेता होऊंगा, क्योंकि 2 स्कूप में 25 मिलता है, इसलिए 50 ग्राम उसमें से मिलता है। और फिर मैं टोफू वगैरह खाता हूँ। क्या मैंने पूछा और अब तुम कैलकुलेट कर रहे हो कि पूरे दिन में तुम्हारा प्रोटीन टेक कितना है। तो फिर ये जो 1 साल तुम जिम में आ रहे थे, उस 1 साल के अंदर तुम्हें पता भी नहीं था कि तुम्हारा प्रोटीन टेक कितना है और तुम्हारी कैलोरीज कितनी है। तो फिर क्या तुमने ऐसा गोल रखा था कि तुम्हें वेट लॉस करना है या वेट गेन करना है? ओ अच्छा, तुम्हें बल्किंग करनी है, तुम्हें मसल्स गेन कर, लेकिन मसल गेन करने के लिए तुम्हें प्रोटीन ट्रैक करना पड़ता है।
इसलिए ऐसी बहुत बेसिक सी और इमैच्योर मिस्टेक्स तुम्हें जिम के अंदर करने की जरूरत नहीं है। इसलिए जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी इस तरह के एप्लीकेशन को यूज करना और जो स्किल होती है इनको यूज करने की उसको मास्टर कर लो, क्योंकि तुम्हारी फिटनेस जर्नी के स्टार्टिंग के महीनों में शायद 3 से 4 महीनों के लिए तुम्हें ये एप्लीकेशन यूज करना पड़ सकता है, लेकिन फिर उसके बाद अगर तुम यूज नहीं करोगे और फिर बस अपने दिमाग के अंदर सोच लोगे कि अभी जो मेरा डाइट है वो एग्जैक्टली वैसा ही डाइट है जैसा मैं 2 महीने पहले फॉलो कर रहा था, तो 2 महीने पहले मेरी 2500 कैलोरीज थी और पूरे दिन के अंदर मैं 150 ग्राम प्रोटीन ले रहा था, तो फिर अगर मैं अभी सेम चीजें खा रहा हूँ तो फिर मुझे वापस से रोज रोज ट्राई करने की जरूरत नहीं है। और अगर मैं कभी कभी हर संडे बस एक मील चीट ले लेता हूँ और मुझे पता है कि मेरा बॉडी वेट सेम रहता है पूरे हफ्ते में, तो फिर डेफिनेटली मुझे रोज रोज ट्रैक करने की जरूरत नहीं है। इस तरह के विजडम तुम डेवलप करना शुरू कर दोगे जैसे ही तुम हेल्थीफाई मी जैसे एप्लीकेशन को थोड़े महीने तक यूज करोगे तब, लेकिन तुम्हें उन थोड़े महीनों तक यूज करना जरूरी है। इसलिए ये एक ऐसी चीज है जिसको लोग बहुत स्किप करते हैं क्योंकि ये थोड़ी सी बोरिंग होती है, लेकिन बोरिंग चीजें भी करनी पड़ती है मसल्स बिल्ड करने के लिए। बस जिम में जाकर सॉन्ग सुनते हुए तुम पागलों की तरह ट्रेन नहीं कर सकते। वो चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग और मज़ेदार होती है, लेकिन उसके साथ साथ तुम्हें ऐसे सारी बोरिंग चीज़ें भी थोड़ी थोड़ी करनी होगी। अब कैलोरीज भाई साहब तुम्हें लेनी कितनी है, ये है कैलोरी कैलकुलेटर की वेबसाइट। मुझे पता है कि तुम इस तरह से सर्च करके भी खोल सकते हो, लेकिन मैं तुम्हारे सामने करूँगा क्योंकि लोग थोड़े कामचोर होते हैं। कामचोर होता है वो मुझे पता भी इसलिए है। 30 लिखता हूँ, मेरी 30 साल उम्र है, जाओ उखाड़ लो जो उखाड़ना है। पता नहीं लोग एक तो बार बार मेरी एज के ऊपर बातचीत करने लगता है कि ये प्रिंकी एज इतनी है, बता रहा वो बार बार कि एज उतनी ही है, लेकिन फिर भी मेरे 19th बर्थडे में तुम्हारी एज अराउंड 18 थी और अभी मैं 21 का हूँ, लेकिन तुम्हारी एज अभी भी 19 ही है। तो फिर तुम किस तरह का, इनको मैं आंसर भी क्या दूँ वो भी मुझे समझ में नहीं आता, क्योंकि लॉजिकली उनके हिसाब से तो मेरी एज सही में ज्यादा इंक्रीज होनी चाहिए, लेकिन नहीं हुई। क्या कर सकते हैं अब। एक्टिव कैलकुलेट, अब तुम्हें वो सारी इंफॉर्मेशन जब तुम फिल कर दोगे उसके बाद तुम्हें इस तरह का टेबल मिल जाएगा। ये मेंटेन वेट है, अगर तुम इतनी कैलोरीज लोगे तो फिर तुम्हारा बॉडी वेट अभी जितना भी है उतना ही रहेगा। अगर तुम्हें थोड़ा सा वेट लॉस करना है माइल्ड सा, तो फिर तुम्हें 2400 कैलोरीज लेनी है। अगर तुम्हें सीरियस वेट लॉस करना है तो फिर तुम्हें इतनी कैलोरीज खानी है और एक्सट्रीम ताबड़तोड़ भयंकर वाला वेट लॉस करना है तो फिर तुम इतनी कैलोरीज खा सकते हो। ऑल्दो मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि तुम इतनी कैलोरीज खाओ। मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट यही है, माइल्ड वेट लॉस का ऑप्शन ही सिलेक्ट करना। सिर्फ 200 कैलोरीज के आसपास ही तुम्हें कैलोरी डेफिसिट के अंदर जाना है, ज्यादा बड़े कैलोरी डेफिसिट से क्रिएट मत करना, क्योंकि अगर ये दोनों बेकार की चीजें करोगे तो फिर चांसेस है कि तुम बहुत जल्दी वेट लॉस करना बंद कर दोगे। इसलिए बस 200 कैलोरी का डेफिसिट ही रखना। अब आते हैं प्रोग्रेस ट्रैकिंग के ऊपर। ये चीज भी जरूरी है, क्योंकि अगर तुम्हें पता ही नहीं है कि वीकली बेसिस पर तुम्हारी एग्जैक्टली कितनी प्रोग्रेस हो रही है, तो फिर पूरे साल के बाद भी तुम ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि तुम्हारी प्रोग्रेस होनी चाहिए। कई लोग ऐसा बोलते हैं कि मैं पिछले 1 साल से वेट लॉस कर रहा हूं लेकिन कुछ प्रोग्रेस नहीं हो रही। अच्छा, साल के स्टार्टिंग के जो 1 महीने थे उसके अंदर तुमने अपनी प्रोग्रेस ट्रैक की थी? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं किया। अच्छा, तो फिर जब 2-3 महीने चले गए थे तब तुम क्या सो रहे थे? तब तुम्हें यह फील नहीं हुआ कि अगर तुम तब प्रोग्रेस ट्रैक नहीं करोगे तो फिर 1 साल बाद भी तुम ऐसा मैजिकली एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि 1 साल तक तुमने मेहनत की थी लेकिन फिर भी तुम्हें कुछ रिजल्ट्स नहीं मिले। पक्का इस फिटनेस इंडस्ट्री के अंदर कुछ गफला है, और जिन लोगों की बॉडी अच्छी है वो लोग स्टेरॉइड्स लेते हैं। अच्छा बेटा, एक तो तुम्हें प्रोग्रेस ट्रैक नहीं करनी, देखना नहीं है कि तुम्हारे डाइट और वर्कआउट के अंदर कितनी मिस्टेक्स है और फिर ब्लेम करते हो। इसलिए प्रोग्रेस ट्रैक करना बहुत जरूरी है। प्रोग्रेस ट्रैकिंग के अंदर तुम्हें ये 2 चीजें करनी होगी। सबसे पहले तो तुम्हें इस तरह से अपने फिजिक के फोटोज खींचने होंगे जिसमें तुम्हारी टांगी भी दिखनी चाहिए। इस तरह से जब तुम फोटोज लेते हो तो फिर तुम्हें कहीं ना कहीं तुम्हारी बॉडी के अंदर कितनी कट्स आ रही है, किस तरह से मसल्स गेन हो रहे हैं, फैट लॉस हो रहा है, वो सारी चीजें अच्छे से दिखेगी। जब तुम इन सारे फोटोज को लाइन बाय लाइन रखोगे, वो सारे फोटोज को जो भी तुमने 3-4 महीने में लिए हैं,
इसलिए 3-4 महीने के बाद तुम्हें इन फोटोज को देखने में बहुत मजा आएगा। एक फ्रंट का फोटो लेना है और दूसरा बैक का फोटो, इतना काफी है। और लाइटिंग भी कुछ ऐसी होनी चाहिए कि तुम उसे रेगुलर बेसिस पर रिपीट कर सको। फॉर एग्जाम्पल, एक बंद कमरा है जिसके अंदर बस एक ट्यूबलाइट चालू है, नॉर्मल लाइटिंग है, कुछ बहुत खतरनाक लाइटिंग रखने की जरूरत नहीं है। और ये आउटडोर है, दोपहर के अराउंड 11-12 बजे है। सो तुम रोज दोपहर के 11-12 बजे इस तरह से बाहर निकल कर एक फोटो खींच सकते हो। और फिर इस तरह की नेचुरल लाइटिंग को भी मिमिक करना ज़्यादा आसान होता है। याद रखना, डेस्टिनेशन एंड लाइटिंग सेम होनी चाहिए। एंड प्रोग्रेस ट्रैकिंग के अंदर 2 चीज़ें ज़रूरी है। एक तो तुम्हें अपना बॉडी वेट ट्रैक करना होगा हर संडेज एंड थर्सडेज को, तुम्हें रोज ट्रैक करने की ज़रूरत नहीं है। और इसके साथ साथ तुम्हें फिजिक फोटोज लेने हैं। एंड याद रखना, तुम्हारा गोल बस ये होना चाहिए कि तुम्हें पूरे महीने के अंदर सिर्फ 2 किलो वजन डिक्रीज करना है। 2 किलो? लेकिन अगले महीने मेरे जीजा की शादी है, उसके अंदर मुझे जाना होगा, तो फिर मुझे स्लिम दिखना है, मुझे जॉलाइन चाहिए, इसलिए एटलीस्ट मुझे 5 किलो वजन तो डिक्रीज करना होगा। अच्छा, तो फिर मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं कुछ कर नहीं सकता अगर तुम्हें 5 किलो डिक्रीज करना है तो, क्योंकि ये जो भी चीज़ है ये लॉन्ग टर्म चीज़ है। अगर तुम 5 किलो इस महीने में डिक्रीज कर भी दोगे तो भी उससे नुकसान ज़्यादा होगा। इसलिए इस तरह के इमैच्योर गोल्स रखने की जगह पर ऐसी ही एक सिंपल चीज़ रखना कि पूरे महीने में मुझे बस 1.5 से 2 किलो ही लूज़ करना है। अगर पूरे साल के अंदर तुम ये सिंपल सी चीज़ करोगे तो फिर साल के एंड में 24 किलो के आसपास तुम्हारा वेट लॉस हो चुका होगा। 24 किलो बहुत बड़ा नंबर है। अब बात करते हैं इस वीडियो के सबसे ज़रूरी टॉपिक की, और वो है मेंटल फटीग्स के बारे में। सबसे पहले तुम ये नोटिस करोगे कि तुम्हें भूख लग रही है बहुत अच्छी खासी, जिसकी वजह से तुम इस जर्नी को छोड़ दोगे और वेट लॉस, ये जो भी तुमने गोल रखा है, इस गोल से तुम हार जाओगे। उसके लिए तुम्हें 2 चीज करनी है। भूख से निपटने के लिए तुम्हें 2 चीज करनी है। सबसे पहले तो तुम ये नूडल्स, कभी शांति हो जाए, मुझे पता है कि तुम्हें भूख लगी है क्योंकि तुम्हारे खाने का टाइम हो चुका है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम पागल कुत्ते की तरह भौंक सकते हो। तुम्हें नूडल्स लेनी है अपने लंच में और डिनर में, तुम खा सकते हो इसका एक पैकेट। इसके अंदर बहुत कम कैलोरीज होती है, 8 या 16 ही कैलोरीज मिलेगी तुम्हें। और अगर तुम इसे अपने लंच और डिनर में लोगे तो फिर तुम्हारा पेट थोड़ा ज़्यादा भरेगा, क्योंकि इसका टेस्ट ठीक ठाक आता है। तुम ऐसे ही इसे नहीं बना सकते, अपनी कोई सब्जी के अंदर मिक्स कर देना, या तो फिर बस ऐसे ही मैगी मसाला वगैरह डालकर तुम खा सकते हो। रेसिपी अपने हिसाब से देख लेना। दूसरी चीज है कॉफी, ब्लैक कॉफी। तुम्हें रेगुलर बेसिस पर ब्लैक कॉफी पीनी होगी मॉर्निंग में एंड आफ्टरनून में। ये चीज मैंने नोटिस की है कि जब भी मैं ब्लैक कॉफी पीता हूँ तो फिर तब मुझे भूख थोड़ी कम लगती है। मेरे कंपटीशन के दौरान भी मैं ब्लैक कॉफी को सीरियसली ले रहा था, क्योंकि इसकी वजह से मेरी भूख मिट जाती थी। इसलिए तुम भी इस चीज को ट्राई कर सकते हो। दूसरी दिक्कत आती है कि कार्डियो एक्चुअली कितना करना है, कौन सा करना है और किस तरह से उसे इंक्रीज करना है। कार्डियो तुम 2 तरह का कर सकते हो, एक तो इलिप्टिकल ट्रेनर्स तुम कर सकते हो और दूसरी वॉकिंग कर सकते हो इंक्लाइन रख के। स्पीड तुम अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना, लेकिन जितनी हो सके उतनी ज्यादा स्पीड रखना ताकि तुम्हारी कैलोरीज ज्यादा बर्न हो। इलिप्टिकल ट्रेनर्स भी बहुत अच्छी मशीन है, उससे भी अगर तुम चाहो तो फ्री यूज कर सकते हो। और तुम्हें स्टार्टिंग अराउंड 10 से 20 मिनट से करनी है, और फिर जैसे ही तुम्हें ऐसा लगे कि तुम्हारा वेट लॉस नहीं हुआ है इस पूरे हफ्ते के अंदर, तो फिर तुम 10 मिनट इंक्रीज कर देना। सो पहले अगर तुम 20 मिनट करते थे तो फिर अब तुम 30 मिनट के लिए कार्डियो कर सकते हो। और इसी तरह से तुम धीरे धीरे कार्डियो इंक्रीज करते जाना, और उतना कर सकते हो जितना तुम पूरे दिन में असल में कर सकते हो, जितना तुम्हारे पास से टाइम होता है उतना। जनरली लोग 1 से 2 घंटे का कार्डियो तो कर सकते हैं, इसलिए तुम भी एटलीस्ट मिनिमम ऐसा गोल रखना कि ठीक है, एक दिन तुम 1 घंटे का कार्डियो भी करने के लिए तैयार हो, क्योंकि ये जर्नी मुश्किल होगी लेकिन तुम्हें करना होगा। अब बात करते हैं मेंटल फटीग की। जब भी तुम दिमाग से ज्यादा कमजोर हो जाओ कि भाई यार मैंने सेट तो किया था गोल वेट लॉस का, लेकिन क्या करूं, हर कोई वेट लॉस नहीं कर सकता, हर किसी के जेनेटिक्स उतने अच्छे नहीं होते। आर्नोल्ड की चेस्ट जितनी अच्छी है उतनी चेस्ट हर किसी की नहीं हो सकती। जितने लीन इन्फ्लुएंसर्स और ये कुछ लोग रहते हैं, कुछ नौजवान लोग रहते हैं, उतने लीन हम लोग नहीं रह सकते, क्योंकि हमारी थोड़ी उम्र हो चुकी है, मेरी लाइफस्टाइल ऐसी नहीं है, मैं पूरा दिन जिम के अंदर नहीं।
मैं कुछ चीजें बताता हूँ, कुछ लोगों के नाम बता रहा हूँ। इन लोगों को तुम्हें YouTube में देखना है तो फिर इनकी बुक्स तुम परचेज कर सकते हो। डोरियन येट्स, आर्नोल्ड, एंड्रू ह्यूबरमैन, रॉनी कोलमैन, TNF, एलाइजा, हाइपरट्रॉफी कोच, डॉक्टर एलन बेकन, पॉल कार्टर। ये सारे लोग बहुत अच्छे हैं। अगर तुम इनको देखोगे, अगर तुम इनकी जो भी नॉलेज है उनको अगर तुम कंज्यूम करोगे तो फिर उससे भी तुम्हें ज्यादा पुश मिलेगा कि ठीक है, आज मैंने ये सारी चीजें सीखी थी, अब मैं जिम में जाकर इन सारी चीजों को अप्लाई करूंगा और देखूंगा कि मुझे कैसी प्रोग्रेस दिखती है। इन सारी चीजों में अलग मजा आता है और मेंटल फटीग इससे दूर होगा। अब मान लो कि तुम ऐसे इंसान हो जिसे इतनी फिटनेस की नॉलेज लेने में या तो फिर इतना फिटनेस का मोटिवेशन लेने में कुछ खास इंटरेस्ट है नहीं, तो फिर तुम जनरल बुक्स रीड कर सकते हो जिससे तुम्हारा दिमाग ज्यादा तीखा होगा। पर्सनली मुझे बुक्स रीड करना बहुत पसंद है, इसलिए मैं तुम्हें मेरी कुछ फेवरेट बुक्स बता सकता हूँ, क्योंकि बुक्स के बारे में मैं पूरा दिन बात कर सकता हूँ, लेकिन हमारे पास उतना भी टाइम नहीं है। स्पेशली ये वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबा हो चुका है एंड अगर तुम यहाँ तक पहुँचे तो फिर डेफिनेटली तुम्हें वेट लॉस करना है, इसलिए वो बात अच्छी है। सबसे पहली बुक रिकमेंडेशन है आर्थर शोपेनहावर की द विजडम ऑफ लाइफ। ये बुक बहुत अच्छी है। इसके अंदर तुम्हें एक चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग लग सकती है कि जो भी इंटेलेक्चुअल लोग होते हैं वो अकेले रहना क्यों पसंद करते हैं। अगर तुम्हें इसका आंसर जाना है तो फिर तुम्हें ये बुक रीड करनी होगी और आंसर तुम्हें पसंद आएगा। बस याद रखना कि तुम्हें घमंडी नहीं होना। दूसरी बुक है 7 सीक्रेट्स ऑफ शिवा, देवदत्त पटनायक की बुक है। इसके अंदर शिवा के बारे में तुम्हें असल में इंफॉर्मेशन मिलेगी कि एक्चुअली वो जो शिवलिंग है उसका मतलब क्या है, शिवा और शंकर के बीच में डिफरेंस क्या है। इन सारी चीज़ों के बारे में अगर तुम्हें जानना हो तो फिर ये बुक तुम्हारे लिए परफेक्ट है। स्पेशल अगर तुम एक वेट लॉस जर्नी पर हो तो फिर कहीं ना कहीं इस तरह का माइंडसेट तुम्हें मदद करेगा अपने इस गोल को हासिल करने में। तीसरी बुक है ज़ेन माइंड बिगिनर्स माइंड। इस बुक को रीड करने के बाद तुम ज़्यादा शांत फील करोगे और जो भी ज़ेन की फिलोसॉफी है उसे तुम ग्रास्प करने की कोशिश करना, क्योंकि इसकी फिलोसॉफी बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत मज़ेदार ये बुक है। बाय द वे ये सारी ही बुक इजी टू रीड है, बस विजडम ऑफ लाइफ थोड़ी सी डिफिकल्ट लग सकती है किसी किसी को। द ओल्ड मैन एंड द सी, ये एक नॉवल है, ये भी बहुत अच्छी बुक है। इसके अंदर तुम्हें एक बात पता चलेगी कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें हार नहीं माननी। चाहे तुम मर भी क्यों ना जाओ, तुम हार नहीं मान सकते। अगर तुम इंसान हो तो फिर सबसे बेकार की चीज तुम यही कर सकते हो कि जो चीज तुमने ठानी थी उसको हासिल करने से पहले तुमने हार मान ली। वो सबसे बेकार चीज है जो तुम अपनी जिंदगी के अंदर कर सकते हो। इस बुक को रीड करने के बाद तुम्हें वो रियलाइजेशन होगा। चौथी बुक है मैन सर्च फॉर मीनिंग। ये बुक बहुत अच्छी है। इसके अंदर तुम्हें पता चलेगा कि चाहे जिंदगी कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो जाए, अपनी जिंदगी के अंदर कुछ मीनिंग रखना जरूरी है और वो मीनिंग तुम्हें कोई लाकर देने नहीं वाला, तुम्हें वो खुद फाइंड करना होगा। मुझे याद नहीं है कि इस बुक का नंबर कौन सा था, लेकिन हम लोग डायरेक्टली अब बात करते हैं। When Breath Becomes Air, पॉल कालानिधि की ये बुक है। ये नॉवल तो नहीं है, लेकिन क्या बोलते हैं उसे, इससे मुझे पता नहीं है कि उस चीज को क्या बोलते हैं। लाइक बायोग्राफी पूरा लाइफ की होती है। ये वैसी बुक है जो बस लाइफ के थोड़े से हिस्से की डिस्क्रिप्शन दे रही है। इस बुक को रीड करने के बाद मौत के ऊपर तुम थोड़ा ज्यादा चिंतन करोगे, जो अच्छी बात है। कभी कभी मौत के बारे में भी सोचना चाहिए। हमारी आखिरी बुक है डेमियन। इस बुक को रीड करने के बाद तुम जिंदगी के गहरे सवालों के ऊपर और भी ज्यादा चिंतन करोगे, क्योंकि इसके अंदर एक छोटा बच्चा है जो अनलाइटेंड है और दूसरा छोटा बच्चा है जो अकल का अंधा है और उसे दुनिया में कुछ खास समझ में आ नहीं रहा कि उसे एक्चुअली किस तरह से जीना चाहिए। इसलिए वो जो एनलाइटेंड बच्चा है वो तुम्हें थोड़ी ज्ञान वाली बातें सिखाएगा, जो बहुत इंटरेस्टिंग वे में हरमन हेस ने इसके अंदर लिखी है। इसलिए ये बुक भी मुझे बहुत पसंद है। इन सभी बुक्स को तुम रीड कर सकते हो और ट्रस्ट में जब भी तुम फैट लॉस के दौरान इस तरह का माइंडसेट रखोगे, ग्रोथ माइंडसेट, तो फिर ये जो तुम्हारी पूरी जर्नी है जो जनरली बहुत मुश्किल होती है वो थोड़ी ज़्यादा इजी हो जाएगी। आज के लिए इतना ही। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना।